नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। आज के प्रोग्राम को मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम का तसलसल ही समझिएगा। तसलसल है, बल्कि ये यूँ कहेंगे गाज़ी गोट पार्ट 2 है। अपने साबिक़ा प्रोग्राम में मैंने वहाँ स्पॉट पे गया था और मुख्तलिफ़ लोगों से बात की थी और कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश की थी। आज मैं ज़रा उसी तसलसल में सरकारी अफसरान के बारे में आपको बताऊंगा कि इस मामले में जो मुलविस गाज़ी गोट ब्लॉक ई को मुनहदम करने के लिए जो प्लान बना था, जो मंसूबा बना था, उसमें जो सरकारी अफसरान थे उनका रोल क्या है। अब चूँकि डिप्टी कमिश्नर ईस्ट राजा तारिक चांडियो ने तो कहा था कि उनको मालूम नहीं था, इस वजह से उन्होंने इंक्वायरी की, लेकिन अब कुछ क्लूज़ ऐसे मिले हैं कि उनको मालूम ज़रूर था लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुआ। उनको मालूम ये भी था कि जो अफसरान यहाँ पे इसमें मुलविस हैं वो उनके मातहत हैं, उन्होंने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की थी। मसलन मुख्तियार कार जो है, मुख्तियार कार गुलजार हिजरी, मुख्तियार कार गुलजार हिजरी स्कीम 33 के जो हैं जलील बिरोही, जलील बिरोही को जामशोरों से ट्रांसफ़र किया गया। जामशोरों से उनका तबादला हुआ और उनको ट्रांसफ़र करके भेजा कहाँ गया। इनका तबादला हुआ कोई मई में, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है 23 मई का, कि मुख्तियार कार जामशोरो जलील बिरोही का तबादला करके कराची गुलजार हिजरी उनको तकर्री की गई। किसकी जगह पर? मिस्टर परवेज़ अहमद मलिक की जगह पर। परवेज़ अहमद मलिक को हटा के जलील बिरोही को मुख्तियार कार तैनात किया गया। अच्छा, जो आगे लेकिन ये आर्डर इनका कैंसिल हुआ। तैनाती तो हो गई लेकिन चूँकि इलेक्शंस का, बलदियाती इलेक्शंस का इशू चल रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने मुख्तियार कार जलील बिरोही की तैनाती को कैंसिल करते हुए 10 जून को दोबारा एक आर्डर जारी हुआ। इलेक्शन कमीशन के उस हुक्म के बाद फिर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक दूसरा आर्डर जारी किया। ये आर्डर है, नोटिफिकेशन है 10 जून का, जिसमें उन्होंने अपने उसमें लिखा है कि कराची ईस्ट में जो अब्दुल जलील को गुलजार हिजरी में तैनात किया गया था वो आर्डर वापस लिया जा रहा है, विथड्रा किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है, और दोबारा परवेज़ मलिक को जूँ का तूँ बरकरार रखा जा रहा है। और जो जलील बिरोही साहब हैं वो दोबारा से अपना जो डिस्ट्रिक्ट जामशोरों में जहाँ से आए थे, ये है 10 जून का। लेकिन मज़ा ये है, मज़ेदार बात ये है कि जलील बिरोही ने 10 जून को ये आर्डर तो आया लेकिन उसने चार्ज नहीं छोड़ा। उसने मुख्तियार कार गुलजार हिजरी यानी स्कीम 33 के उस पोजीशन को नहीं छोड़ा। लेकिन अब डिप्टी कमिश्नर की ज़िम्मेदारी बनती थी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट का मातहत अफसर था वो, मुख्तियार कार 16वें ग्रेड का डिप्टी कमिश्नर का मातहत था, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने उनको चार्ज नहीं छुड़वाया, ना आला हुकाम को लिखा कि ये यहाँ से तबादला इसका हो चुका है, इसको दोबारा जामशोरों भेजा जाए। तो ये हमारी इतलात के मुताबिक एक पूरी मनसूबाबंदी के साथ मुख्तियार कार जामशोरों जलील बिरोही साहब को लाया गया यहाँ पे। वो चूँकि यहाँ कराची में ज़मीनों के जितने भी मामलात हैं, सिंध हुकूमत की अहम शख्सियात के या पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियात के जितने भी प्लाटों और ज़मीनों के मामलात यहाँ कराची में देखते हैं। अली हसन बिरोही साहब, तो ये जलील बिरोही उनके करीबी, अली हसन बिरोही के करीबी बंदे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे अली हसन जरदारी के साथ उनकी तस्वीर देखी हैं, लेकिन मैं उन कहानियों में जाना नहीं चाह रहा। मैं बुनियादी तौर पे गाज़ी गोट के मसले पे आना चाह रहा हूँ। तो इस तरह मुख्तियार कार अब तक बरकरार रहा, 10 जून से लेके उसने चार्ज नहीं छोड़ा और फिर ये इस वाक़े तक गाज़ी गोट ऑपरेशन में भी पूरा इन्होंने कोई 1 महीना लगाया, मुख्तलिफ़ औकात में आते रहे जाते रहे,
हल्की फुल्की ऑपरेशन, कमर्शियल जो पट्टी है उस पे कमर्शियल बिल्डिंग जो महबूब अब्बासी के भाई की थी वो गिराई गई, और बिल्डिंग्स गिराई गई। फिर जो पीछे घर थे उन पे बिलाकर जब घरों पे मामला गया तो अफरा तफरी हुई और हंगामा रही हुई, लोग ज़ख्मी हुए, ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ, फायरिंग हुई, शेलिंग हुई। उसके बाद इंक्वायरी हुई। अब मैं इनको जो कमिश्नर कराची की इंक्वायरी है उसको मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं आपको इन अफसरान के बारे में, एक तो ये हुआ, एक किरदार है ये अपना जलील बिरोई जो मुख्तियार कार है, ज़ाहिर है ये एक अफसर रैंक में आता है। अब एक छोटा बंदा है, यानी वो अपने ओहदे के हिसाब से बहुत छोटा है, लेकिन मज़ेदार बात है कि वो बहुत बड़ा है। वो है तो तप्पेदार, पटवारी है, तप्पेदार है, लेकिन ये तप्पेदार इसी स्कीम 33 में बरसों से इसका एक होल्ड रहा है। ज़मीनों के मामला चूँकि तप्पेदार ज़्यादा देखते हैं, पटवारी को ज़्यादा पता होता है। ये बड़े इस कराची के स्कीम 33 में जो भी तप्पेदार, मुख्तियार कार, असिस्टेंट कमिश्नर रहते हैं, 6 महीने साल अगर उनको पोस्टिंग हो गई तो वो यहाँ से अरबपति बन के निकलते हैं। इस वक्त कराची में जो सबसे सोनी चिड़िया आप कहें या सोने के कान कहें, वो ज़िला ईस्ट का गुलजार हिजरी है या स्कीम 33 है, जहाँ पे बहुत सारी हाउसिंग स्कीमें हैं, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और बहुत खरबों रुपए का खेल है उसमें। अब ये दूसरा जो बंदा है, छोटा बंदा, वो है जो भी जिसकी भी उसमें इन्वॉल्वमेंट थी गाजी गोट में और जो भी सस्पेंड हो चुके हैं। और मैं चूँकि जलील बिरोई की बात जो कह रहा था वो भी सस्पेंड है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक सस्पेंड होने के बाद वो अपने दफ्तर में पूरे काम चला रहा है और उसको किसी ने अभी तक हिलाया नहीं है। अच्छा, तप्पेदार है आशिक तुन्यो। अब आशिक तुन्यो की कहानी कुछ इस तरह की है कि ये माजी में डिप्टी कमिश्नर जान मोहम्मद जब था, काजी जान मोहम्मद, जिनका नेब में मुकदमा चला, जो गिरफ़्तार भी हुआ था, तो ये काजी जान मोहम्मद के दौर में आशिक तुन्यो जो तप्पेदार है स्कीम 33 का, वो पूरा करता धरता था, जितना भी कुछ था वो सारा उसके उसमें आता। और इसी एरिया में कोई 57 गोट हैं। 57 गोठों के नाम होते हैं, बेसिकली वो हाउसिंग सोसाइटियाँ ही होती हैं। 57 गोट हैं और वो सारे का सारा ये तप्पेदार जो है आशिक तुन्यो इसके उसमें था। और ये ज़मीनों की पूरी लेन देन, कब्ज़े, लीजिंग, पैसे, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ हज़ारों की तादाद में इन्होंने चालान बनाए थे लोगों के। और इस तरह तप्पेदार आशिक जो है, आशिक तुन्यो जो है, वो अरबपति बन गया। उस पर पाबंदी भी लगी, उसको जो है वो नेब नोटिस दिए, उसको जो है वो गिरफ़्तार करने की कोशिश हुई, लेकिन उसने अपने आप को बचा लिया। कैसे बचाया वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल नेब से जो बंदा बच गया तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितना ताकतवर होगा। तो अब तप्पेदार आशिक तुन्यो भी इसी केस में मुलविस हैं, गाजी गोट के इसी मामले में, जिसको सस्पेंड किया गया, मुअत्तल किया गया, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या हुई अब तक कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ दीगर जो अफसरान थे जिनको वज़ीर आला सिंध के नोटिस लेने के बाद कमिश्नर कराची को हुक्म मिला, चीफ़ सेक्रेटरी को हुक्म मिला, और उन्होंने गाजी गोट के इस वाक़े के फ़ौरन बाद उसी शाम को रात को ये सिंध गवर्नमेंट के जिन अफसरान को सस्पेंड किया गया, उसमें नंबर 1 पे था एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हिसाम मज़हर। उसको जो 18वें ग्रेड का ये अफसर है उसको भी मुअत्तल किया गया। फिर उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर हैं एसी जो वहाँ के गुलजार हिजरी के, नदीम कादर खोखर, उनको सस्पेंड किया गया। उसके बाद जलील बिरोई का मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले ही, उसको भी सस्पेंड किया गया। आशिक तुन्यो का मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसको भी सस्पेंड किया गया। और दूसरा एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स का जो सैयद मोहम्मद अहमद हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इंचार्ज, उनको भी सस्पेंड किया गया। ये सारे लोग जो है अब इस वक्त रिकॉर्ड, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक तो सस्पेंड हैं, लेकिन मेरे इतलात के मुताबिक ये तमाम लोग अभी भी
स्कीम 33 और गुलजार हिजरी और ईस्ट में अपने सारे काम कर रहे हैं। लेन देन के मामला इनके चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की तरफ इनके पैसे हैं, रिकवरियाँ इनकी जारी हैं। और अब मुझे नहीं पता कि ये जो गाजी गोट के मामले में 1 अरब रुपए की लेन देन हुई थी, वो पैसे वापस होंगे। जो कहा जा रहा है कि सिस्टम के थ्रू पैसे मिले थे, सिस्टम को मिले थे, अब वो वापस होंगे नहीं होंगे खुदा जाने। लेकिन ये सारे अफसरान अपने सस्पेंड होने के बाद भी, अपने गाजी गोट मामले में सस्पेंड होने के बाद भी, ये तमाम सरकारी अफसरान अपने कामों को रवां दवां रखे हुए हैं। अब क्या होगा, सवाल ये है। अब मैं आता हूँ कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब की तरफ। कमिश्नर कराची जो मेरे ज़राए हैं, जो मुझे मालूम हुआ है कि कमिश्नर कराची ने अपनी रिपोर्ट तो मुकम्मल कर ली है, और लेकिन ये रिपोर्ट आया वज़ीर आला सिंध को मौसूल हुई या नहीं हुई, इसका सरकारी तौर पर अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक कमिश्नर कराची जनाब इकबाल मेमन ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जो 3 दिन में उनको देनी थी, यानी हफ्ते वाले दिन उनको हुक्म हुआ, हफ्ता इतवार पीर 3 दिन, पीर मंगल बुध, आज जुमेरात है, लेकिन कल मेरा ख्याल है बुध के दिन या मंगल के दिन ये रिपोर्ट वज़ीर आला हाउस को सबमिट हो चुकी है। कार्रवाई का अब तक कुछ नहीं पता, लेकिन मेरी जो इतलात हैं, कमिश्नर कराची ने भी इन सरकारी अफसरान को अपनी रिपोर्ट में गिल्टी करार दिया है। कमिश्नर कराची ने न सिर्फ इन अफसरान को नहीं, मैं इसके सेकंड फेज़ में मैं उन पुलिस अफसरान का भी आपको जिक्र करूँगा जिन पुलिस अफसरान को सस्पेंड किया गया है। तो कमिश्नर कराची की रिपोर्ट के मुताबिक इन सारे अफसरान ने जो कार्रवाई की, उन्होंने अपने बॉसेस को बाईपास किया, यानी अपने से ऊपर के अफसरान को बाईपास करते हुए सिस्टम का हिस्सा बने और इन्होंने कार्रवाई की। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में ये ज़रूर ये तफसील मौजूद है ज़राए के मुताबिक कि उन्होंने इजहार किया है कि ये जो ज़मीन थी वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ की थी, और फिर ये ज़मीन गोट के नाम पे लीज़ हुई, फिर उसको गोट के ख़िलाफ़ लोग अदालत में गए, अदालत ने फिर उसको अनलीज़ किया। उसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर डीसी लीज़ जिसको कहते हैं, उसने गोट को 30 साल लीज़ दिया। अब ये मामला इससे पहले भी हाई कोर्ट में था, लेकिन जब गाजी गोट ऑपरेशन हुआ तो गाजी गोट के मकीन भी सिंध हाई कोर्ट में गए, तो सिंध हाई कोर्ट ने अब से 3 दिन पहले एक स्टे ऑर्डर जारी किया। उस स्टे ऑर्डर में सिंध हाई कोर्ट ने हुकाम को किसी भी कार्रवाई से रोक लिया है और कहा है कि स्टेटस को बरकरार रखा जाए, जैसा ये गोट है, जैसे जहाँ बिल्डिंग्स हैं, जिसको ना छेड़ा जाए। तो सिंध हाई कोर्ट का एक दूसरा स्टे ऑर्डर भी आ गया इसी गोट पे। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट में मेरी इतलात के मुताबिक ये भी कहा गया है कि गोट में बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन इन अफसरान ने गलत किया है, इनके ख़िलाफ़ सिंध हुकूमत एक्शन ले। अब क्योंकि इस रिपोर्ट का अभी तक सरकारी तौर पे कोई मंजर आम पे नहीं आई है, तो इसलिए मैं इसके बारे में मज़ीद कुछ नहीं कह सकता। ये इसके 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं। अगर इस कमिश्नर कराची की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिसान मज़हर, असिस्टेंट कमिश्नर नदीम कादिर खोखर, मुख्तियार कार जलील बिरोही और इंक्रोचमेंट अफसर, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के अफसर सैयद मोहम्मद अहमद के ख़िलाफ़ अगर इंक्वायरी इस कमिश्नर कराची की रिपोर्ट के मुताबिक अगर वज़ीर आला से कोई कार्रवाई करते हैं, तो इन सब के ख़िलाफ़ केस भी, मुकदमात भी बन सकते हैं। ये अपनी नौकरियों से भी बरतरफ हो सकते हैं। इनको शायद पहले फ़ेज़ में शोकाज़ नोटिस दिया जाए, लेकिन अब तक उसका सरकारी तौर पर कोई ऐसा ऐलान नहीं है। अब दूसरे फ़ेज़ में इस वाक़े में जो पुलिस मुलविस थी, उसमें डीएसपी, एक डीएसपी को तो सस्पेंड किया गया, एसएचओ औरंगज़ेब खटक को भी सस्पेंड किया गया, लेकिन इस पूरे इलाके का जो बास डीएसपी है चौधरी सुहेल फैज़, चौधरी सुहेल फैज़ अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल समझता है, और चौधरी सुहेल फैज़ का स्कीम 33 में बहुत जो है किरदार है ज़मीनों के प्लाटिंग के मामलात में, कब्ज़ों के मामलात में।
ये अपने आप को चौधरी असलम और राव अनवार और उसी लाइन का अफसर कहलाता है लोगों के सामने। इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी, चौधरी सुहेल फैज़ के ख़िलाफ़ बहुत सारी शिकायत भी हैं। जो साबिका एडिशनल आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची थे, जो इस वक्त आईजी सिंध हैं, गुलाम नबी मेमन, उनको भी, उनके सामने भी शिकायत थी। मौजूदा जो एडिशनल आईजी हैं जावेद आलम उड्डो, उसके सामने भी शिकायत है। और इससे कबल जो मुझे ख़ुद एक आला रैंक के पुलिस अफसर ने बताया, डीआईजी लेवल के, कुछ अर्सा कबल, उसने कहा कि इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी शिकायत हैं, डीआईजी से शिकायत हैं, आईजी तक इसकी शिकायत है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी डिप्टी कमिश्नर यानी डीएसपी, एक डीएसपी रैंक का पुलिस, यहाँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ भी सस्पेंशन हुई है, लेकिन चौधरी सुहेल फैज़ जो डीएसपी हैं सोराब गोट के, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होता, उसकी कोई सस्पेंशन नहीं हुई है। उसके हालांकि पूरा उसको मैनेज इसने किया था, जो गाजी गोट का पुलिस की तरफ से ऑपरेशन था। एसएचओ औरंगज़ेब खटक सस्पेंड तो ज़रूर हुआ है, लेकिन वो कह रहा है उसको आला हुक्म। देखिए, ये छोटे अफसरान जितने भी हैं, नंबर 1, इन सबको ऊपर से हुक्म मिलता है, लेकिन सबसे ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का अफसर है, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट, वो इनकार कर रहा है, मैंने कोई हुक्म नहीं दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कोई हुक्म जब नहीं दिया, तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैसे ऑपरेशन कर सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर कैसे ऑपरेशन कर सकता है, मुख्तियारकार कैसे कर सकता है, तप्पेदार या रेवेन्यू के जितने अफसरान हैं वो कैसे कर सकते हैं ऑपरेशन। एक इतनी बड़ी आबादी पे ऑपरेशन, जिसमें अल्लाह ना करे कोई बड़ा सानहा रूनमा नहीं हुआ, अगर 1-2 लोग मर जाते फिर क्या होता, फिर किस तरह की सूरत हाल होती। अच्छा, अब चौधरी सुहेल फैज़ की भी बात इसी तरह है कि उसने भी अपने आला अफसरान से कोई इजाज़त नहीं ली थी। यही वजह थी कि जब ये ऑपरेशन हुआ तो एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम उड्डो ने फौरी तौर पे एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसने ये कहा है कि उसने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और उसने पूछा है एसएसपी से कि ये कैसे ऑपरेशन हुआ। और फिर बाद में जावेद आलम उड्डो ने इन पुलिस अफसरान को भी सस्पेंड किया, सिवाय चौधरी सुहेल फैज़ के, वो नहीं हुआ है सस्पेंड। तो यानी पुलिस के डीएसपी लेवल के अफसरान ने अपने आला अफसरान को नहीं बताया, रेवेन्यू के छोटे अफसरान ने अपने आला अफसरान को नहीं बताया, लेकिन वो इस पूरे गेम का हिस्सा रहे। 1 अरब रुपए का जो गेम था, जो इनको सबको सिस्टम को मिलना था, जिसको ये गाजी गोट का जो फ्रंट है, जो कमर्शियल पट्टी है, उसको खाली कराना था। उसके बाद सेकंड फेज़ में लोग कहते हैं कि गोट के जो 109 घर हैं उनको भी खाली कराना था, जिस पे लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज अभी भी जारी है, एहतजाजी कैंप लगा हुआ है, हुकूमत का कोई वज़ीर मुशीर नहीं पहुंचा है। लोग कह रहे हैं कि जब तक उनको कोई यकीन दहानी नहीं दिलाई जाएगी वो यहाँ से नहीं उठेंगे। अब क्या होगा, फ़िलहाल तो मामला टल गया, लेकिन इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। ऐसे होता रहा है कि फ़िलहाल मामला ठंडा हो जाता है, महीना 2 महीना, फिर 3 महीने के बाद जे स्टे जब ख़त्म होंगे फिर अचानक एक ऑपरेशन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कराची के इलाकों में ये पहले भी होता रहा है। तो इसको बहरहाल मेरा ख्याल है कि कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी की रिपोर्टों को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो सरकारी अफसरान हैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, भरपूर एक्शन होना चाहिए। इनको या तो नौकरियों से बरतरफ किया जाए या इनके ख़िलाफ़ वहाँ के गाजी गोट के मकीनों का मुतालबा है कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज करके इनको गिरफ़्तार किया जाए। अब वो उसकी कानूनी क्या हैसियत है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल इनके ख़िलाफ़ जब एक्शन होगा, इनके ख़िलाफ़ जब मुकदमात होंगे, जब इनके ख़िलाफ़ शोकाज़ होंगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। लेकिन बहरहाल अब कार्रवाई होती है नहीं होती है मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये एक पूरा एक चेन था जिस चेन के ज़रिए ये ऑपरेशन हुआ उस दिन, और इस ऑपरेशन में बड़ा हंगामा रही हुई, लोग ज़ख्मी हुए, ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ और मुकदमात बने। सियासी 250 लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज है। उसके बारे में भी अभी तक ये FIR भी मज़ेदार बात है मेरी इतलात के मुताबिक, ये FIR जब वाक़या कब हुआ, दिन को 12 बजे हफ्ते के रोज़ ये जो ये हफ्ता नहीं, हाँ हफ्ते के रोज़ 12 बजे वाक़या हुआ। FIR कब दाखिल होती है सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और वकीलों के ख़िलाफ़? शाम को दर्ज होती है, लेकिन उसमें टाइम 12:30 लिखा जाता है। FIR में दर्ज टाइम 12:30 बजे है, लेकिन FIR कटी शाम को है जब
एडिशनल आईजी का हुक्म हो चुका था, उसका प्रेस रिलीज़ हम लोगों तक पहुंच चुका था, जो हमने सोशल मीडिया पे और मीडिया पे शेयर भी किया था। उसके बाद शाम में पता चला कि जी वो पुलिस पे हमला हुआ था और कालादम तंजीमों के लोग कैंप में मौजूद थे, ये था वो था। पुलिस ने अपनी पूरी कहानी बना के शाम को एफआईआर दर्ज की, सिर्फ अपने आप को फेस सेविंग के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कि जी वो पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए थे, पुलिस पे भी हमला हुआ था और इस वजह से ये मामला हुआ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ पे। असल कहानी ये है। अच्छा, अब दूसरा लोग सवाल हमसे करते हैं कि जी आप उन लोगों के बारे में क्यों नहीं बोलते जिन्होंने कब्ज़े किए और जिन्होंने कब्ज़े करके ये गोट बनाए। ये एक और कहानी है। ये कहानी भी आजकल की नहीं है। स्कीम 33 गुलजार हिजरी में बहुत सारे गोठों के नाम पे भी कब्ज़े मौजूद हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के नाम पे भी कब्ज़े मौजूद हैं, बिल्डर्स के भी कब्ज़े मौजूद हैं, सियासी और मुख्तलिफ़ जमातों के रहनुमाओं के कब्ज़े भी बरकरार हैं। अरबों रुपए की लेन देन भी होती है, लेकिन उसमें इस पूरे लेन देन में पुलिस और रेवेन्यू के अफसरान की मिली भगत के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। पुलिस प्लाटों पे पैसे लेती है। ये एक और इशू है जिस पे भी हम कभी अलग प्रोग्राम करेंगे कि ये जो पूरे कराची में जो तामीरात होती है, जो कंस्ट्रक्शंस होती है, उसमें पुलिस का रोल क्या है, पुलिस किस तरह पैसे लेती है। हर थाना, कराची के 100 से ज़्यादा थाने हैं, हर थाने में हर थाने के एरिया में जो जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है उसमें सैंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी या केएमसी या केडीए दीगर इदारों के लोग तो पैसे लेते ही लेते हैं, लेकिन थाना कैसे पैसे लेता है। हालांकि पुलिस का इसमें कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, लेकिन वो एक अलग कहानी है। मैं फिर कभी इस पर एक अलग प्रोग्राम का मौजू है कि पूरे शहर में पुलिस जहाँ जहाँ भी तामीरात हो रही है, पुलिस वहाँ से पैसे वसूल करती है, कैसे करती है वो मैं बाद में अलग प्रोग्राम में कभी जिक्र करूँगा। लेकिन स्कीम 33 में भी जितनी भी लैंड ग्रैबिंग हो रही है, जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जितने भी कब्ज़े हो रहे हैं, उसमें पुलिस भी शामिल है। उसमें ये मैंने डीएसपी का आपको नाम बताया, चौधरी सोहेल फैज़ भी शामिल है। उसमें 2 से 3 थाने हैं, वो भी उसमें शामिल है। उसमें रेवेन्यू के ये अफसरान जिनके हमने नाम लिए, ये सभी के सब मुलविस हैं, और अगर इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ होंगी, ये सारे। मैंने एक तप्पेदार की आपको कहानी बनाई, पटवारी की, वो अरबपति बन गया। तो पटवारी से ऊपर जो लोग आते हैं, मुख्तियारकार आता है, असिस्टेंट कमिश्नर आता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आता है, डिप्टी कमिश्नर आता है, आप तसव्वुर करेंगे ये लोग कहाँ पहुँच गए होंगे। तो ये पूरी पस मंज़र है पूरा गाज़ी अब्दुल्ला शाह गोट के पस मंज़र पूरा ये है। अरबों रुपए का खेल था जिसमें ये सरकारी अफसरान मुलविस थे, पुलिस के अफसरान मुलविस थे। इनके ख़िलाफ़ कमिश्नर कराची अपनी रिपोर्ट भी दे चुका है वज़ीर आला सिंध को, और उस रिपोर्ट पे अमल कब होगा उसका हम इंतज़ार करते हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपनी आरा से हमें यूट्यूब पर अपना, उसके अलावा यूट्यूब पे आप हमें आगाह कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। आपकी आरा हमारे लिए बहुत ही मुफीद होती हैं, जिनको मद्देनज़र रख के हम अपने प्रोग्राम्स करते हैं। और आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम राज की बात आजिज़ जमाली के साथ सिर्फ और सिर्फ हम राज न्यूज़ पर।